ग्राफ को समझेंगे कि एक्चुअली साइन और कॉस के ग्राफ किस तरह से होते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग इस तरह की वैल्यूज को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई जस्ट शेयर समथिंग। शेयर क्या मतलब बताते हैं। ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन इनके पूरे नाम है। ठीक है, साइन थीटा एंड कोसाइन थीटा। ठीक है, तो साइन और कोसाइन के ही मैं ग्राफ बताऊंगा अभी फिलहाल। टेन का आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, टेन कॉट सेक कोसेक इनके अभी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेंगे। बेसिक साइन और कोसाइन से मतलब। साइन और कोसाइन अलग अलग होता है? अलग नहीं होता तो कैसा होता है? एक कहाँ होता है? साइन थीटा जो है वही कॉस थीटा भी वही हो जाएगा क्या? बराबर थोड़ी होते हैं। नहीं सर, साइन और कोसाइन अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है, अलग अलग बातें। देखो साइन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, नाम ही वो इसी तरीके से बना हुआ है एक्चुअली। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चला जाता है उसका, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। छोड़ा ना, इतनी मेहनत क्या कर रहे हो, लो समझाने दो। अभी तुम्हारे तोते उड़ाते हैं देखो। अभी ये क्या हो गया? ये अब ये करके दिखाओ। देखो अभी ज्यादा बड़ा बना दो, चलेगा। इनको ये कंटिन्यू होता रहता है इस तरह से। ठीक है, ये आपका जो ग्राफ है बेटा, दिस इज वाई वर्सेस थीटा ले लो तुम। ठीक है, वाई वर्सेस एक्स भी ले सकते थे हम, थीटा के टर्म्स में ले लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है वो है वाई बराबर साइन थीटा का। ठीक है, तो भी वेरी फ्रैंक अगर मैं, चलो अभी साइन थीटा पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है दिस पर्टिकुलर पॉइंट जो इसकी पीक है इसे 1 कहते हैं, दिस वैल्यू इज 1। और ये जो नेगेटिव में जो पीक आ रही है इसकी वैल्यू होती है बेटा -1, करेक्ट। और ये आगे भी ऐसे ही जा रही है, मतलब ये सेम वापस से 1 आएगी फिर -1, ऐसे फ्लक्चुएट करती रहती है। 1 से लेके -1 की वैल्यू में ये y की वैल्यू जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पर एंगल है अपने, ये होता है बेटा 0 डिग्री। ठीक, बताओ साइन थीटा अगर 1 है तो एंगल कितना होगा? 90 सर, 90। तो उसको हम लोग गरीबों की भाषा में π/2 लिखेंगे। तुम 90 लिख लो, मारे जाओगे नहीं तो यहीं शहीद हो जाओगे। अभी रुक जाओ, पहले तुम 90 वगैरह से सीखो। ठीक है, 90 डिग्री कितना बेटे? 90, करेक्ट। ओके, अच्छा एक बात ध्यान सुनना आप, लिसन केयरफुली। ये जो पार्ट है ये वाला क्या हुआ बेटा? सर अब बोले पाई को 180 बोल सकते तो उसी हिसाब से π/2 90 हो जाएगा ना। यस करेक्ट, हाँ। लेकिन मैं अभी क्या पाई के टर्म्स में इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि अभी आप लोग क्या ज्यादा कंफर्टेबल 90 30 इन सब वैल्यूज में है, तो अब मैं बोलने लग जाऊंगा π/6 π/3 तो आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, इसलिए मैं अभी डिग्रीज में चला रहा हूँ। ठीक है, कन्वर्जन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक, देखो बेटा ये जो पहला पोर्शन है ये दिख रहा है जो मैंने शेड किया है येलो कलर से। ठीक है, इस पोर्शन को, ये जो इसके राइट साइड में ये सारे पार्ट सिमेट्रिक होते हैं। कैसे होते हैं? एक जैसे, मतलब ये भी, अभी क्या हुआ, ये और ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब समझते हो? एक जैसा, मिरर इमेज। अगर बीच में मिरर लगा दिया तो जैसा इधर वैसा ही उधर। क्लियर हो रही है बात? और ऊपर की चीज और नीचे की चीज भी ये सब बराबर है, एग्जैक्टली सेम है, ये भी सिमेट्रिक है, ध्यान रखें। मतलब अगर आप बात करते हो 0 से 90 का फंडा, वो 0 से 90 का जो फ्रैक्शन है वो कंटिन्यू होता रहता है। पहले ये जो पार्ट है जो येलो वाला, इसको ऐसे पलट के रख दो तो उससे अगला वाला बन जाएगा। उस पलट के फिर उसको नीचे रख दो तो कहाँ बन जाएगा? ये नीचे वाली पीक। फिर उसको पलट के इधर रख दो तो क्या बन जाएगा? उससे अगला वाला। एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। इसमें कोई भी पार्ट 0 से 90 वाला उसी का पैटर्न बनता चला जाता है आगे तक। सही है, कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना।
अगर मैं बोलूं तो ये वाला जो पॉइंट होगा, अगर यहाँ से 0 से 90 है तो ये लॉजिकल है कि इस पॉइंट को क्या होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि बराबर है एग्जैक्टली। अरे समझ आ रहा है? हाँ सर। ओके यस सर, समझ में आ रहा है। ओके, अब सोचो ये 180 से ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 270 आई थिंक, और 90 जुड़ जाएगा यस सर। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है 360। और ये वाला पार्ट है ये भी एक जैसा ही है, बस उल्टे हैं एक दूसरे के, जैसा ऊपर वैसे नीचे, फ्लैट आउट, ठीक है। और ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा बेटा 360 डिग्री। सर यस सर 360। और आगे चलते जाओगे तो और फिर कंटिन्यू होता रहेगा 360 प्लस 90 450 एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से बढ़ता ही चला जाता है, करेक्ट। और इसलिए हमने देखा है कि 360 के बाद में देखोगे तो ग्राफ वापस रिपीट होने लग गया। 360 से अगर मैं ग्राफ को आगे देखूं तो क्या फिर वो वैसा ही पैटर्न ले रहा है जैसा 0 से 90 पे था या 0 से 180 था? हाँ सर। यस सर। इसलिए हम कहते हैं कि 360 के बाद में सारी वैल्यूज क्या करने लगती हैं, रिपीट करने लगती हैं। इसलिए शायद मैंने उस टाइम सर इसलिए 0 डिग्री कॉमा 360 डिग्री लिखता है। हाँ इसलिए लिखते हैं 0,360, 360 की जगह 720 भी लिख सकते हो फिर, क्योंकि खुद सोचो 360 के बाद में फिर अगर 360 जोड़ दोगे तो क्या फिर रिपीट होने लग जाएगा? हाँ सर। यस सर। एग्जैक्टली ग्राफ की मुझे जो वैल्यूज दिमाग में रखनी है वो कौन से पोर्शन की रखनी है, 0 से लेकर 360 अभी जो मुझे दिख रहा है, बोलो क्लियर? तो मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है या क्लियर, मेरा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है, बस ये फिर रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा इसमें भी अब और भी बात है अपनी बहुत सारी। क्वाड्रेंट देखो ये तुम्हें दिखने लग जाएंगे, ये मेरा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, शायद ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, दिख रहा है? ओके तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट अपने को दिख गए। अब खुद सोचो साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, देख के बोलो। फर्स्ट सेकंड सेकंड। तो अब याद रखने की भी जरूरत नहीं है ESTC रूल की। फर्स्ट सेकंड में अगर एग्जिस्ट करता है मतलब 0 से 180 डिग्री तक की वैल्यू होती है तो उसमें पक्का पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे, सही बात? और 180 से 360 में कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी, नेगेटिव। दिख रहा है? इसलिए ग्राफ को थोड़ा सा बोला जाता है कि हल्का दिमाग में रहता है ना तो इजीली हमें चमकने लगती हैं चीजें। अभी और सुनो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ इस ग्राफ को, ऊपर में जितना मुझे बताना था वो मैंने बता दिया, अब सुनना ध्यान से। अभी ये क्या हुआ, डिजाइनर बन गए तुम, ओके ठीक है। ये पीक्स चेंज हो सकती है मेरे हिसाब से, वो हर बार में नया टाइप का बनता रहेगा, लेकिन आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये पॉइंट है बेटा मेरा 90 डिग्री करेक्ट, ये मेरा 180, ये मेरा 270, ये मेरा 360। अच्छा खोपड़ी लगाते हैं, 0 से 90 की वैल्यूज आपको सारी पता है, मतलब जितनी आपको आनी चाहिए, मतलब जैसे 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, साइन 30 1/2, 1/2 हाफ। हाँ 45 डिग्री 1/√2 होता है, ठीक है। 1/√2 37 3/5 होता है, 53 4/5। 3/5 ओके बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि खोपड़ी में चिपकती जाए तुम्हें, ठीक है। ओके नाउ लिसन, अगर मुझसे क्वेश्चन ने पूछा, सुनना ध्यान से, साइन लेट से 120 डिग्री कितना, अभी कई लोग कह देंगे आंसर तो याद है मुझे, एक काम करते हैं साइन 143 लेते हैं अपन, ठीक है। कितना लिया बेटा, साइन 143। ओके बताओ कहाँ लाई करेगा साइन 143, ग्राफ पे देख सकते हो 90 और 180 के बीच में। 90 सेकंड क्वाड्रेंट में सर, सेकंड क्वाड्रेंट। वो तो सबको पता है, सबको पता है, सुनते जा गरीब। इधर देख ये एंगल कितना होगा बेटा गैप में, 53 होगा नहीं होगा? कैसे? ओहो कैसे, तो जा मैं बताता हूँ, मैं तुमको बताता हूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो ये पॉइंट है बेटा 90 डिग्री, ये पॉइंट कितना है बेटा 143 डिग्री, बता दोनों के बीच में गैप कितना होगा?
53 डिग्री। दोनों के बीच का गैप शायद 53 डिग्री होगा। अरे डिफरेंस देखो ना दोनों। यस सर। क्लियर हुआ कि कैसे 53 बोला मैंने? यस सर। ओके सर आपको कैसे पता चला सर? हाँ कैसे आपको मतलब? कैसे पता चला कि वो 143 वहाँ पे होगा? कहीं भी बना ले तेरे जहाँ इच्छा है, तू चाहे तो 180 के जस्ट बगल में, हाँ, कहीं भी बना ले। अभी मैंने कहीं पॉइंट तो मार्क किया नहीं, ठीक है, तो ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। हाँ ये जरूर बोल सकता हूँ कि 90 और 180 के बीच में होगा, ये तो पक्का है ना। हाँ तो वो कहीं भी बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी देख सर में कोई स्केल नहीं बनाई, तो मैं कैसे बोल दूंगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ है? आई हैव नो आइडिया। मैं सिर्फ लॉजिक जनरेट कर रहा हूँ, इसे कहते हैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ? रफ, ठीक है, स्केल लेके थोड़ी बना रहा हूँ बैठ के। क्लियर? ओके सर। ओके कूल। नाउ लिसन, सोच थोड़ा सा, मेरे लिए भी सोच कि यहाँ पर जो वैल्यू है, ठीक है, इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो क्या करोगे? इससे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, यही मेरी वैल्यू होगी। आंसर मेरा यही होना चाहिए शायद y का। बोल। अरे ग्राफ में ऐसी तो देखते हो ना वैल्यू? यस सर। पॉइंट को बीच में, करेक्ट। अच्छा देख, जो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, क्या वो यहाँ पर भी आएगा इस ग्राफ में? जो वैल्यू इस पॉइंट की होगी वही वैल्यू इस पॉइंट की भी होगी। क्यों? क्योंकि सिमेट्री है दोनों तरफ, एक जैसा। हाँ की ना? ओके हाँ सर। अब सुन 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 सुन, सोच ये जो बीच का जो रेफरेंस लाइन है, इससे आगे कितना? 53 डिग्री है ना। मुझे पॉइंट चाहिए जिसकी वैल्यू निकालनी, तो पीछे भी कितना जाऊं? इससे पीछे 53 डिग्री। 53 डिग्री। अच्छा अगर पीछे में गया 53 डिग्री यहां से यहां तक, तो बता कितनी वैल्यू आ जाएगी इस पॉइंट की? कितना एंगल होगा ये? अरे 90 माइनस 53 37 होगा ना। 37 होगा नहीं होगा? 37। आंसर होगा कितना होता है? 3/5। 3/5। खत्म हो गया, आ गया। कुछ समझ आया? कुछ भी थोड़ा सा इतना सा मतलब ये लॉजिक आया सर। हाँ खोपड़ी चलनी चाहिए। तो वो आपने क्या कलाकारी कर दी है? किसमें क्या कलाकारी की है? अलग है सर, वहाँ जो 53 है उतना ही वहाँ भी डालेंगे पीछे से। हाँ क्यों डालेंगे? उसका रीजन बताया ना, तो ये दोनों को माइनस क्योंकि बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे हैं? एक जैसे इससे। अब इधर से अगर कोई पॉइंट कितनी हाइट पर, जैसे मेरा फेस है, फेस पे इधर में दोनों कान है एकदम सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। तो अगर मुझे इस सर से इस कान तक पहुंचना है तो जितना डिस्टेंस इधर चलूंगा उतना ही डिस्टेंस इधर भी तो चलना पड़ेगा। सोचो। अच्छा सर, तो sin 37 इज इक्वल टू sin 143। यस करेक्ट, तुम करके भी देख सकते हो, वही आएगा। उसका लॉजिक ही यहाँ है। रटना पड़ेगा क्या? नहीं रटना नहीं है, ग्राफ रटना है। ग्राफ अगर आपको दिखता है, देखो रटने की जरूरत, देखो मैंने इसलिए बोला था दो मेथड है आपके पास में, ठीक है। वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल यू कैन गो। ये थोड़ा हाई लेवल चला जाता है क्योंकि बच्चों ने कभी ग्राफ देखा नहीं, कभी जिंदगी में इस तरह से एनालाइज किया नहीं, ठीक है। ऊपर वाला जो मेथड सिखाया था, क्या उससे आंसर नहीं निकाल सकते तुम? इसका क्या लिखोगे? sin 90 + 53। सर ये ज्यादा इजी है लेकिन। हाँ ये इजी है, ये बहुत इजी है, उसमें ज्यादा सोचना पड़ता है, इसमें नहीं सोचना पड़ता ज्यादा, ठीक है। सोचो sin 90 + 53 लिख सकता हूँ। इसका सेकंड मेथड जो ऊपर में सीख रहे थे हम लोग, उसको कैसे लिखते हैं बताओ? sin 90 + 53 कितना हो जाएगा बताओ? ये cos 53 3/5 ही होती है। 1 प्लस क्या? हाँ ए क्या कर रही है? 1 प्लस कुछ नहीं। मतलब कल ही सिखाया वही नाटक से। भाई एक तुम मल्टीप्लाई करना छोड़ दो ऐसे, sin 90 सर sin 53 बीच में प्लस, ऐसा काम नहीं करें। तो देख आंसर तो वही आएगा, लेकिन अब आपकी इच्छा है आपको जौन से मेथड से जाना चाहो। जैसे एग्जांपल और देता हूँ, ध्यान सुनना, कई बच्चे बता पाए शायद। sin 210 डिग्री,
ट्राई कर सकते हो क्या ग्राफ के लॉजिक से? sin 210 सर ऊपर के लिए ग्राफ देखने दीजिए। मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है, वो मुझे भी जरूरत पड़ेगी समझाने के लिए। ओके 1/2 रुक जा, ये लाल पड़ गया, गोदड़ी का लाल हो गया। अबे यार ये कुछ सर्विस सर -1/2 सर 1/2 1/2 तो नहीं आएगा। सोच कौन सा क्वाड्रेंट है? -1/2 सर, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट है तो 1/2 कहाँ जाना है? नीचे। हाँ सर -1/2 आ जाओ, रुक जाओ, ये 90, 180, ये 270, ये 300। अच्छा ये मत सोचना, कई लोग सोच रहे होंगे सर कभी ऊंचा बना देते हैं, कभी फ्लैट बना देते हैं, तो हमें तो सिर्फ नेचर से मतलब है कि कैसा जाता है, और इस नेचर को याद रखना भी बहुत आसान है। ये वेव फॉर्मेशन है, जो समुद्र की लहरें बनती है ना, इसी टाइप की तो बनती हैं, तो ये तो याद ही रह सकता है, ठीक है। ऐसे सिग्नल तो कई सारे लोग देखते भी होंगे, एलियन की तरफ से आया वॉइस मैसेज। ठीक है। अरे ये क्या हुआ? वॉइस मैसेज रिसीव। ओके कूल। ये तो यार ये शिवाजी दा बहुत वाला चढ़ गया मेरे ऊपर। ओके कूल। अब बताओ 210 कहाँ लाई करेगा ये बोलो, सुनना ध्यान। तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ कहीं होगा। हाँ कितना आगे? 30 डिग्री आगे। सर 60 डिग्री का डिफरेंस। हाँ सुनना, सुन ले 60 का डिफरेंस आएगा। 30 का। अबे 30 का आएगा। 210 और 180 में कितने का डिफरेंस आता है? 30 तो तुम्हें माइनस करना नहीं आता क्या? 270 से ले रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। ओके अच्छा, कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन वही है रेफरेंस के बारे में सोचना है। दोनों चीजें मैं सिखा देता हूँ अभी। पहले सोचो 180 से करते हैं अपन तो शिफ्ट। 180 से कितना आगे गए अपन? 210 डिग्री आ गया। कितना एंगल होगा बेटा डिफरेंस? 30 डिग्री का बीच में गैप होगा कि नहीं होगा? जो वैल्यू यहाँ होगी बेटा, वही वैल्यू इसके ऊपर में होगी एग्जैक्टली, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट एकदम बराबर है। उल्टे है ना, एक ऐसे रखा हुआ है और एक ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो पोर्शन में जितना मैं आगे जाऊं उतना ही पीछे जाना चाहिए। समझ आ रहा है? अच्छा अभी बात खत्म नहीं हुई मेरी, फिर से सुन और देख। अभी आंसर थोड़ी पता लगा। अभी ये है, ये कितना गैप हो गया अब बेटा बताओ? 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर मुझे इसका पीछे वाला पॉइंट का यहाँ का वैल्यू पता करना है, तो ये भी कितना होगा बेटा यहाँ से गैप? 60 डिग्री। 60 तो ये वाला जो पॉइंट आया ये कितने पर आ गया बेटे? 30 डिग्री। तो साइन 30 के बराबर होगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। ये समझ में आता है? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये तो लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया मेरा? माइनस ऑफ साइन। -1/2। हाँ मतलब ठीक है, खत्म हो गया। सर वो 60 कैसे हो गया? कहाँ पे बेटा? ये वाला, ये 60 कैसे हो गया? हाँ वो बेटा टोटल 2 पॉइंट, ये 90 है और ये 180 है, दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना होगा? अच्छा हाँ 60 डिग्री। 90। समझ आ रहा है? तो एक अगर 30 है तो दूसरा सेगमेंट कितना रह जाएगा? 60 ही रहेगा। हाँ अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं भी आया है तो आप पुराने मेथड से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों का 30। क्वेश्चन ऐसा रहता है क्या कि ग्राफ से निकालना? नहीं कभी नहीं रहेगा। देख बेटा मैं सिखा रहा हूँ, कभी क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे तुम्हें चिरौंजी ज्यादा टाइप। ही ये अलग लग रहा है। हाँ अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या ऊपर वाला तेरे को समझ में आया? ऊपर वाला? हाँ सर वो वाला। हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चों को ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर वाला ज़्यादा कंफर्टेबल फील करे, कुछ बच्चे नीचे वाला कंफर्टेबल ज़्यादा फील करेंगे। आने ऊपर वाला आना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर मान लो ग्राफ नहीं चमका एकदम से, तो एटलीस्ट बेसिक मेथड तो मुझे आना चाहिए। ये एडवांस मेथड हो गया थोड़ा सा, हाँ कि भैया ग्राफ व्राफ स्टाइल मारने के लिए दिखा दिया बच्चों को, क्या मजा आ रहा है बताओ, तो वो वाली बात है, ठीक है।
तो वो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीब है, मैं भी बोलता हूँ अजीब है, बहुत अजीब है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला भी था कि आया तो ठीक, नहीं आया तो और भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? ठीक है। हाँ सर। ये तो हुआ साइन का ग्राफ। एक कॉस का ग्राफ और देख लो, फंडा तो सेम ही चलता है। दूसरा ग्राफ है बेटा कोसाइन का, कोसाइन थीटा ले लो उसको, ठीक है। कई लेफ्ट कहेंगे सर ये तो कोसैक हो गया, कॉस थीटा का ग्राफ ले, y बराबर कॉस थीटा। इसका भी ग्राफ एग्जैक्टली सेम बनता, बस थोड़ा सा फर्क है। और मैं जो बात बोल रहा था तुमको शायद दिख जाए, लेकिन अभी बताने लायक ठीक नहीं है। सर वो थोड़ा सा ही बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। ओके, तो ऐसे फर्क कर करके ही तो चीजें सीखेंगे हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा यार। ओके, केजरीवाल कहाँ से आ गए यार? ओके, अभी यार हट, कितनी गंदी ड्राइंग कर रहा हूँ अभी। यही ग्राफ ध्यान से देखो, तो साइन जैसे ही ग्राफ है। साइन का ग्राफ और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है? अलग है। वो 0 से स्टार्ट था। ये साइन था जो डैश्ड बनाया मैंने। मतलब ये बीट से स्टार्ट हुआ है। हाँ, हाँ ये कहाँ से सरका हुआ है सोचो, 90 डिग्री से सरका हुआ है, ये समझ में आ रहा है? हाँ और तुमने सुना भी होगा कि सुना क्या, तुम जानते ही हो cos 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो लॉजिकल है, उसको कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ग्राफ को? 1 से। साइन का ग्राफ क्या होता है? बढ़ता हुआ होता है। तो 0 से 90 के बीच में साइन की वैल्यू बढ़ती है। 0, 30, 60, 90 में वैल्यू देखोगे तो ऐसी होगी 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो बढ़ रही है ना वैल्यू साइन में। यस सर। और कॉस में क्या होता है? Cos में बढ़ती हुई घटता घटती है। घटता। मतलब 1, √3/2। √3/2 तो खुद 1/√2 सोचना 1/2। फर्क कितना आएगा। एक चीज नीचे से ऊपर जाएगी और एक चीज ऊपर से नीचे आएगी। नहीं आया? समझ आया? मतलब ठीक है। यस सर। मतलब अगर हम देखें तो साइन और कोसाइन में 90 डिग्री का शिफ्ट है। मतलब अगर 90 डिग्री शिफ्ट कर दो पीछे की तरफ तो क्या बन जाएगा? कॉस। ऐसे ग्राफ पकड़ और उसको सरका दे पीछे 90 डिग्री से, तो क्या बन जाएगा? कॉस। और क्लियर हुई बात? फंडे वही सारे हैं। ये पॉइंट क्या होगा? 1 होगा बेटा, ये अपना 90, ये 180। अबे कुछ गड़बड़ हुई क्या? नहीं, सही है। 270 एंड दिस इज 360 एंड द वैल्यूज रिपीट अगेन। अब देख ले, खुद ही समझ में आ जाएगा देखो कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सॉरी, कॉस 4 को लिख रहा था, सेकंड लिख दिया उसने। देख, कॉस सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और फर्स्ट और फोर्थ में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बाकी सारे फंडे वही चलेंगे। अगर मैं तुमसे पूछूं cos 120 पूछो तो वो cos 60 के बराबर होगा। देखो ध्यान से, ऐसे ही ओरली सोचो। अगर मैं cos 120 पूछ रहा हूँ तो 90 से कितना आगे जाऊं? 30 आगे। 30। तो 30 ही पीछे भी जाना चाहिए, है ना? तो क्या वैल्यू हो जाएगी? cos 60 के बराबर हो जाएगी, लेकिन cos 60 प्लस की माइनस? माइनस। माइनस माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस में। हाँ, माइनस में होगा। तो cos 60 कितना होता है? 1/2। तो -1/2 आंसर हो गया cos 120। माइनस। सोचना थोड़ा सा खुद से ही। तो माइनस। अरे cos 120 पूछा है, बता कहाँ आएगा? 90 और 1, हाँ सेकंड में। यहाँ कहीं आएगा। ये कितना एंगल हो गया? 30 डिग्री का गैप आएगा बीच में। तो यहाँ से भी कहाँ जाओगे? 30 डिग्री पीछे। 30 डिग्री पीछे अगर तुम चले गए तो ये वाला जो वैल्यू है, इस पॉइंट की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो बराबर तो cos 60 के होगा, लेकिन वैल्यू कैसी होगी?
नेगेटिव आनी, कितना हो गया माइनस ऑफ। समझ आया? मुझे ग्राफ दिखाने जरूरी थे कि ग्राफ ऐसे बनते हैं। आप तो बस ये सोचो कि साइन और कॉस के ग्राफ आपको पता होने चाहिए। अभी उस पे मैं और चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अभी तुम्हें लगने लगेगा पता नहीं क्या बता दिया। अच्छा एक थोड़ा सा सोचो, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? cos theta. साइन cos 90। theta. cos थीटा। अब तू खुद सोच ले, दोनों ग्राफ को जरा मैच करा। मैंने जो बात लिखी है साइन और कोसाइन में 90 डिग्री का शिफ्ट है। साइन में अगर 90 जोड़ दूं, अरे कौन गाने बजा रहा, साइन 90, साइन में 90 डिग्री अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाता है? कॉस। cos तो देख वही 90 डिग्री का ही शिफ्ट है। आप 90 डिग्री से आगे सरक गए तो क्या होगा? कहाँ कौन से ग्राफ पे पहुंच गए? कॉस पर। cos में cos समझ आ रहा है? इसलिए वो चीज बने भी हुए हैं कि साइन 90। अब सोच फिर से अगर मैं 90 शिफ्ट कर दूं, नहीं sin बोलो, में नहीं 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 नहीं, माइनस साइन बनता है, छोड़ दो। मैंने कुछ बोला ही नहीं, सब काल्पनिक, सब काल्पनिक है। पहले तुम ये बताओ कि सिर्फ ग्राफ दिखा, अभी साला दिखा पूरी सर। हाँ पूरी मैथ सिखा दूंगा, मर जाओगे। आगे करें। जी बे। जो ऊपर कंसेप्ट सिखाया आया तो ठीक है, नहीं भी आए तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैं एक बच्चे को cos 120 डिग्री दे दूं तो वो ग्राफ से ही करना है क्वेश्चन, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। ठीक है, वो नॉर्मल मेथड से भी करेगा तो भी उसका आंसर सही है, और हमें आंसर से मतलब है। क्या क्लियर है? सो डोंट वरी अबाउट इट। ग्राफ अगर नहीं भी चल पा रहा है, दिमाग में नहीं चढ़ा तो चलेगा। देखो समझे, समझे कि नहीं समझे? yes sir समझे सर। Yes, sir. बाप रे बाप। यस सर। यो ये फ्रस्ट्रेशन वाला यस सर था। चल एक टर्म। Hello, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Okay, now everyone can continue. Okay. बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, नाम सुनो बाइनोमियल। पॉलिनोमियल नाम से एक चीज सुनिए, पॉलिनोमियल अच्छा क्या होता है? Yes, sir. Yes. बताओ, मतलब कुछ तो सुनाओ। पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या मतलब? बाइनोमियल से सुना है, कुछ 11 में है। हाँ ये तो सही बात है, 11 में तो बहुत कुछ है। देखो बाइनोमियल का मतलब दो तरह के वेरिएबल्स को जोड़ना है या दो तरह के नंबर्स को जोड़ना है, जैसे x प्लस वाई टाइप। ठीक है, दीज टाइप ऑफ टर्म्स आर नोन एज बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, ट्राइनोमियल मतलब x प्लस वाई प्लस जेड टाइप है, तीन तरह के वेरिएबल्स जनरेटेड करके रखते हैं। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स जनरेट होने लग जाएंगे। ठीक है, उस तरह की बातें होती हैं। आप तो अभी समझो कि उस बाइनोमियल जो आपको चैप्टर पढ़ना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल थ्योरम के नाम से 11th में चैप्टर है मैथ में। ठीक है, उसका हम एक संक्षिप्त वर्जन पढ़ेंगे, मतलब एक छोटा पोर्शन पढ़ रहे हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, सुनना ध्यान से। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये तो शायद मैक्सिमम बच्चों को पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ab। प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। B square plus 2ab. वो आता है? बोल तो दिया। अच्छा आ जाओ, ये बताओ a प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी नहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab A plus B. plus B. a plus b ये होता है ना? सर आपको कुछ सब एक साथ बोलता है तो क्या हुआ, क्या हुआ? सब एक साथ बोलते हैं तो आपको कुछ सुनाई देता है? हाँ बिल्कुल। वो इसीलिए तो बस वही निकल जाता है। फिर मैं क्लेम कर लेता हूँ कि हाँ ठीक ही बोल रहे होंगे, आधे गलत बोल रहे हैं आधे सही बोल रहे हैं, फिर मेरे को बताना पड़ता है।
ठीक है। तो मैथ का पहला क्लास में यही सब हुआ। बहुत टाइम से सर क्लासेस ले रहा हूँ, तो सारे बच्चे जोश में बोलते ही हैं, क्लासेस में भी बोलते ही हैं। ये पता है क्या? नहीं सर। Yes sir. A plus B का whole square minus 2ab. हाँ, पता नहीं है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का होल स्क्वायर। यस सर। बात तो एक ही है ना। Yes sir. अबे माइनस कहाँ से ले आया था तू? अच्छा ये बताना a प्लस बी की पावर 101। ये कुछ नया लग रहा है। 101 नया फॉर्मूला सर। उजड़ गए। ए का पावर 101 प्लस बी का पावर 101। ये क्या लॉजिक है? a की पावर 101 और b की पावर 101। तो बेटा जब इस तरह के एक्सपेंशन आते हैं ना, तब इनको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल सीरीज का यूज होता है। ठीक है, हम उस पर नहीं जा रहे, हम लोग उस पोर्शन के एक छोटे पोर्शन पर चल रहे हैं। जैसे मेरे पास में एक क्वेश्चन में जैसे तुमको दूं, एग्जाम्पल सुनना। मैं तुमसे ऐसा बोलता हूं कि 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर बता सकते हो? तो बहुत इजी सा है, 1.1 का होल स्क्वायर। दोनों को प्लस करके स्क्वायर कर दो। हाँ, मतलब ये हो जाएगा 1.1 इंटू 1.1 1.21 1.21 आता है, 1.21 समथिंग समथिंग। ठीक है। हाँ सर। अच्छा, अगर ऐसा बोल दूं 1 प्लस 0.1 की पावर 20 प्लस करके 20 1.1 power 20 पावर 20 कैसे निकालेंगे? हाँ, नो आइडिया तो सर। यहाँ क्या आ गया? no idea. इशू इज हियर। या तो आपके पास में आप पूरा मेहनत लगाएं, बच्चा जोश में 1.1 इंटू 1.1 कितनी बार लिखे? 20 बार। 20 ठीक है, लेकिन हमने एक दिमाग लगाया, हमने ये सोचा कि अब हम अज्यूम करते हैं, सुनना ध्यान से, अज्यूम। इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, इनको इन्होंने ऐसा बोला, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स। इस टर्म को मैं बोलता हूं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। और ऐसा इसकी कंडीशन है इफ x इज लेस देन 0.1। अगर x 0.1 से छोटा है तभी मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, ये कंडीशन जरूरी है। 0.1 से भी छोटा? क्या बेटे? 0.1 से छोटा? 0.1 से भी छोटा? हाँ, 0.1 से छोटा, जैसे 0.01, 0.001, 0.09। x इज लेस देन 0.1, ये ऐसी बात होती है कि जो जनरली जो सेकंड टर्म होनी चाहिए वो लेस देन 10% होना चाहिए। ठीक है, 10% से छोटा ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। जैसे मैं बोलता हूँ a प्लस बी, तो a प्लस बी में b a का 10% से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a कितना है बताओ? a 1 के बराबर है ना? तो b अगर 1 का 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.1। ठीक है, तो जितना छोटा वैल्यू होगा, मतलब जितना परसेंटेज कम होगा,
मतलब ये 10% की जगह अगर 1% हुआ या 0.1% हुआ तो उसमें मेरी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अप्रोक्सीमेशन का मतलब समझते हो, लगभग बराबर है, एग्जैक्टली बराबर नहीं है, ठीक है। तो लगभग वाली कंडीशन तब अच्छा लगता है जब हम लोग एरर को कम से कम कर सकें। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? हाँ सर। अच्छा Yes, एक sir. बात सुनो, हाँ क्या हुआ, ओके। लेट्स से हमने n की वैल्यू 3 ले ली, इफ n कितना ले लिया मैंने 3, ध्यान सुनना, 1 प्लस एक्स की पावर 3, ये तुमने अभी बताया, इसका एक्सपेंशन आता है ना, a क्यूब 1 का क्यूब 3x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। अच्छा सॉल्व होगा। अब सुनो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, ठीक। अच्छा सोचो x कैसा है, x इज स्मॉल, और स्मॉल में मतलब अपन ने ले लिया, मान लो 0.1 से छोटा ले लो, एक काम करो 0.05 ले लो एक बार की, ये ज्यादा ही छोटा हो जाए, नहीं ठीक है 0.01, कितना परसेंट हो गया बेटा 1 का, देखना 5%, अरे समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके, जरा वैल्यू पुट करना इसको, कितना आएगी, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0.5 कितना हो गया 0.15 प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर 0.05 इंटू 0.05, कैलकुलेटर है ना सबके पास, निकालो उसको, इंटू 0.05 का होल क्यूब, निकालो निकालो कितना आ रहा है, सॉल्व करते हैं। अब एक कैलकुलेटर ही लगाना पड़ेगा, इतनी मेहनत कौन करेगा, 0.05 यह है 0.0075, और मैं बताता हूँ, ये टर्म आ रही है बेटे 0.0075, ठीक, और ये आएगी 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, ये टर्म आ रही है 0.000125, ठीक। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 1.15 प्लस 0.0075 प्लस 0.00125, कितना हो गया यार, ये 1.15, ये आ रहा है बेटा 1.15, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू किसकी हुई, 1.15 आ रहा है। हाँ 1.157625, ठीक है। अच्छा ये सोचो कि इस टर्म के सामने इन दोनों की कोई औकात नहीं है, मतलब इनको बहुत छोटी वैल्यूज हैं, फर्क पड़ेगा क्या बहुत ज्यादा, क्या इस वैल्यू को मैं डायरेक्टली सिमिलरली 1.15 नहीं लिख सकता, अप्रोक्सीमेट एरर है, बिल्कुल एरर है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एरर नहीं है, लेकिन एरर बहुत छोटा है, एरर का रेंज बहुत ही कम है। अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू जो एरर है डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100, ऐसा करते हो ना एरर निकालने का, पहला कभी सुना हो तो, कितना परसेंटेज एरर है, सुने थे। आज मैं भी सुने, तो चलो तुम ये बताओ कि इसको मैं 1.15 के आसपास लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, Yes, sir. तो डायरेक्टली, हाँ इतनी मेहनत क्यों करूंगा, वी यूज, हाँ बेटे सर एक बार फिर से समझाइएगा। कहाँ पर बेटा, ऊपर से सुन देख, मैंने क्या लिया 1 प्लस एक्स का क्यूब लिया, इसका एक्सपेंशन आता है 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वही लगाया मैंने, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है पहले स्टेप में,
है बोल तो। अरे कौन पूछ रहा था? सर नहीं है। हाँ नहीं है ना तो बोलना, तो फिर मेरे को समझ में कैसे आएगा? तो 1 + 3x + 3x² + x³ अब मैंने कहा कि x कैसा ले लो, स्मॉल ले लो। क्या ले लो? स्मॉल। स्मॉल। की वैल्यू मैंने ले ली 0.05। कितनी ले ली? 0.05। अज्यूम कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना, ठीक है? तो क्या मैं x की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? उस इक्वेशन को अगर पुट करेंगे तो बेटा ये आएगा, ये 1 हो गया, और ये 3 टाइम्स ऑफ x था तो ये 0.15 इंटू 3 टाइम्स ऑफ x² 0.05 और प्लस x³। इसको अगर मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आती है गंदी सी 1.157625। तो खुद सोच, ये जो पहला वाला जो टर्म है 1.15, इसके कंपैरिजन में ये जो सेकंड टर्म है दैट इज 0.0075 और जो थर्ड टर्म है 0.000125, क्या बहुत छोटी है? हाँ। तो हम क्या उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेट करने के लिए? इतना एक्यूरेट आंसर थोड़ी हाँ। निकालेंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये जो पूरा टर्म है 1.157625 को मैं अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकता हूँ? 1.15 लिख सकता हूँ। इन सेकंड और थर्ड टर्म को क्या कर देता हूँ मैं? नेग्लेक्ट कर दिया। समझ आ रहा है? इसको भी नेग्लेक्ट किया और इसको भी नेग्लेक्ट किया, ठीक है? तो या तो इतनी बड़ी मेहनत करो, या फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाओ। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से क्या बनता है? 1 + x³ 3 इज अप्रोक्सीमेटली, बाइनोमियल ने कहा था 1 + nx होता है, दैट इज 1 + 3x। n कहाँ गिर जाएगा बेटा? नीचे। ये बन जाएगा बाइनोमियल के हिसाब से, ये कहाँ से आया? बाय 1 + x³ इज अप्रोक्सीमेटली 1 + nx, ठीक है? सोचो x कितना लिया था अपन ने? 0.05, तो 3 टाइम्स ऑफ 0.05 कितना हो गया? 1.15। कौन सा मेथड आसान है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। इसलिए करते हैं। और ऊपर वाला आप इसलिए भी कर पाए क्योंकि आपको उसका एक्सपेंशन पता था। वहीं अगर ऐसी पावर आ जाती जिसका एक्सपेंशन भी नहीं आता तो आप तो पागल ही हो जाते। ठीक है, मान लो ऐसा लिखा होता 1 + x⁻19, तो वो तो नहीं सॉल्व करने बैठते, कॉमन सेंस है। समझ आ रहा है? तो हम लोग इसलिए ऐसा बोल पाते हैं क्योंकि जो x है वो छोटा है। अगर x छोटा है, अगर डेसिमल में है, तो डेसिमल का स्क्वायर करने से वैल्यू और छोटी होती है। समझ में आता है? जैसे मैं ऐसी बात करूं, 0.01 बड़ा है या फिर 0.01 का होल स्क्वायर बड़ा है? ये बताओ कौन बड़ा है? 0.1। अच्छा, ये बड़ा है कि 0.01 का होल क्यूब बड़ा है? 0.01 मतलब अगर 0.01 का, हाँ 0.01 का क्यूब छोटा होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूँ वैल्यू विल बी नेग्लिजिबल, मतलब नेग्लिजिबल की तरफ में बढ़ती जा रही। ये समझ में आ रहा है? जितनी पावर बढ़ाओगे उतनी वैल्यू कम होती जाएगी। किस केस में? जब डेसिमल में है टर्म। वहीं अगर ऐसा लिखा होता 2 का क्यूब और 2 की पावर 4, कौन बड़ा होता? 2 की पावर 4। 2 की पावर 4। तो दोनों में फर्क है। कुछ समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली? सर हाँ बेटा। सर x का वैल्यू बड़ा क्यों नहीं ले सकते? x का वैल्यू अगर तुमने बड़ा ले लिया तो खुद सोचो क्या वो निगलेक्ट होगा? मान लो ऐसा लिखा होता 1 + 3 की पावर क्यूब, तो जो तुमने ये वाली जो टर्म स्क्वायर में जो निगलेक्ट करी, क्या वो निगलेक्ट होती? फिर कैसे ले लूंगा बड़ा, बताओ? कॉमन सेंस से सोचो ना। अगर उसको डेसिमल में मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ तो उसका क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6 वो नेग्लिजिबल कंटेंट में ही नहीं आएगी, और नेग्लेक्ट होगी नहीं तो वो फर्क देगी। और
थोड़ा तसल्ली से 1 मिनट सोचो इसके बारे में जो मैंने बोला, बाकी तो अपने को हाँ, डायरेक्ट सर। यूज ही करना है। हम्म, कुछ समझ में आ रहा है? yes, इसको हम लोग सर तो जैसे कोई बड़ा सा पावर आ गया तो क्या करेंगे? हाँ मैं बता रहा हूँ, सारे करेंगे अपन, नहीं टेंशन ले ले। आया। हाँ टेंशन मत ले, सब करेंगे सब करेंगे। रुक जा, शांति रख। पहले ये समझ में आ रहा है कि मैंने जो लॉजिक दिया वो समझ में आ रहा है क्या? yes, sir. ओके Yes, sir. हाँ सुन, मैं ऐसी बातें करता हूँ जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूँ अभी। लेट से मैंने ऐसा लिया 1001 की पावर 99, ये तो आगे बढ़िया थी पावर, सही है। इसके बारे में पूछा है कि ये कितना होगा, ठीक क्लियर है? तो कैसे लिख सकते हो इसको? 1000 प्लस एक प्लस 1 की पावर 99 का होल 99। क्या इसमें बाइनोमियल लग जाएगा? क्या? क्या इसमें बाइनोमियल लग जाएगा? नहीं लगेगा, हाँ नहीं लगेगा। कैसे लगेगा बताओ? अभी लग नहीं जाएगा क्या? लगेगा, पॉइंट नहीं लग छोटा रहा। होना चाहिए, नहीं वैल्यू लगेगा। छोटी है क्या? एक्स का नहीं ना। वैल्यू 1 से कम होना। ओ, अब इसको क्या कर सकता हूँ, देखो ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं 1000 कॉमन ले लो, अरे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बताओ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं मतलब हाँ लिख सकते हैं, कैसे? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताओ। लिख हाँ सकते सर, हैं। लिख सकते हैं। ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज एक ही चीज है, ये समझ में आता है? हाँ कैसे किया? मैंने 1000 कॉमन ले लिया तो अंदर वाले दोनों टर्म से 1000 डिवाइड कर दिया, तो पहली वाली टर्म बन जाएगी बेटा 1 और दूसरी वाली टर्म बन जाएगी 1/1/1000, मतलब 1/1000। अब देख, क्या मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको? मैं एक एक स्टेप से जा रहा हूँ। 1000 की पावर 99 और 1 प्लस 1/1000 की पावर 99, ये भी तो सही है। हाँ सर, सही है। सही है। अब देख, यस क्या इस टर्म पे बाइनोमियल लग जाएगा? हाँ हनुमान चालीसा का गा रहा है। ओके बताओ बताओ बताओ, यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या? नो सर। नहीं सर। अब ध्यान से सुनो, क्या ये ऐसे बन गया 1000 की पावर 99 इंटू 1 प्लस nx, n कितना हो गया बेटा? 99/1000, ये आंसर है मेरा। कितना हो गया? इसको प्रॉपरली करोगे तो ये हो जाएगा बेटा, 1000 से कटेगा ये 1.99 इंटू 10 की पावर कितना? 297, ये आंसर है इसका। हाँ अभी सर क्या समझाते हैं। किए लास्ट में? लास्ट में भौकाल मचा है। 99,000 कैसे किया? हाँ यही तो सिखाना था। सर ये लास्ट point- तक तो दुनिया उजड़ गई। हाँ लास्ट में तो दुनिया उजड़ ही गई। ये सोचो कि 1 प्लस 1/1000 की पावर 99, ठीक है, क्या इसको इस फॉर्मेट में मान सकता हूँ 1 प्लस x की पावर n टाइप? अरे दोनों एक ही बात है ना। हाँ सर, ये समझे। हाँ सर हाँ। तो 1 Yes, sir. की पावर n क्या होता है बेटा? 1 प्लस nx होता है, ये बताया था बाय बाइनोमियल। हाँ, तो खुद सोच, ये टर्म क्या बन जाएगी? 1 प्लस n कितना है 1 बेटा? + 99/1000। 99/1000। और x कितना है? 1/1000, कितना आ गया? हाँ तो यही तो लिखा है। देख, हाँ और इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं, ये तो जैसा है वैसे ही बना रहा। बोलो यहाँ तक समझ में आया पहला? हाँ, यहाँ तक आया। हाँ अच्छा देख, 99/1000 होता है बेटा शायद
0.99 होता है, 0.099 हो जाएगा, 99/100, 0.099। 0.099। हाँ, एक गड़बड़ कर दी। 0.099। हाँ, 0.099 ये तो ये वाली टर्म लिखी मैंने, कौन सी? पावर। हाँ, ये तो ये लिख दी, ठीक। और ये टर्म क्या बन जाएगी? 1000 की पावर 99 है, मतलब ऐसा लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 की पावर 99। हाँ। एक तो 3। ऐसे सोचो, 1000 की पावर 99 को ऐसे लिखा जा सकता है 10 की पावर 3 की पावर 99। हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा? सर 297 हो गया पावर। 99 इनका पावर देखो, 5th रूट ऑफ 999 कितना हो जाएगा? कैसे लिख सकता हूँ इसको? मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, देखना, 999 1000 माइनस। हाँ, मतलब पावर 1/5। दिस विल बी इक्वल टू 1000 माइनस 1 की पावर 1/5। यस। ठीक है, फिर से वही लॉजिक लगाऊंगा मैं, क्या 1000 बाहर निकाल लो, 1000 बाहर से है ना, तो 1 1000। माइनस अच्छा कॉमन ले रहे हैं सर। हाँ बेटा, कॉमन ले रहे हैं, करेक्ट। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। 1/1000। तो 1 माइनस 1/1000 1000 का पावर 1/5। करेक्ट। करेक्ट। अब क्या है, सिंपल हो गया। यहाँ पर ये टर्म छोटा है तो यू कैन अप्लाई हियर बाइनोमियल। बाइनोमियल लग नहीं दे जाएगा सकते, जाओ ना। 001। तो कितना हो जाएगा? 1000 की पावर 1/5 इंटू 1 माइनस 1/5000, ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अब तो निपटा लो, यार बहुत गंदा ही आएगा। 1000 कैसे हो गया? कैसे? मल्टीप्लाई हुआ ना। अरे ऊपर वाली टर्म नीचे गिरेगी ना बेटा, 1 + nx। n कितना है? 1/5 है, 5 नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, तो ये आ जाएगा शायद 5000 माइनस 1, मतलब ये हो गया 4999 डिवाइडेड बाई 5000 इंटू 1000 की पावर 1/5। अरे बहुत गंदा आया यार ये ऑलरेडी। 0 पॉइंट आंसर होगा। है ठीक है, अब इतनी मेहनत कौन करेगा यार, मैं तो बस तरीका बता रहा हूँ। पूरा निकाले नहीं है सर। 0.9 इंटू 10⁵ 3/5 10⁵ निकाल लिए। हाँ, वो 3/5 तो हो ही जाएगा। अब 10⁵ 3/5 भी निकाल दो। 5th रूट निकाल के दिखा। उतना नहीं यार, नहीं होता है। तो बस तो ठीक है, मतलब जिस फॉर्मेट से सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो किया जा सकता है कुछ जगहों पे, ठीक है। क्योंकि कई जगहों पे आपको क्वेश्चंस में ऐसा पावर मिल सकता है कि 1000 की पावर 1/5 के टर्म्स में बताइए, तो वो हट जाता है वहां से टर्म। मतलब अगर क्वेश्चन पूछेगा ना, तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है, देखना, क्वेश्चन ये पूछेगा, एक्सप्रेस योर आंसर इन x/5000 इंटू 1000 की पावर 1/5 राइट x। तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 4999। इस तरह का सवाल आ सकता है, ठीक है। मतलब ये जो अभी एनटीए ने नया पैटर्न जनरेट किया हुआ है, तो इस तरह के फॉर्मेट में ला सकता है उस चीज को, ठीक है। तो फिर वही वाली बात है कि आपको पता होना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए कभी कभी, ठीक है। कुछ समझ में आया बाइनोमियल का हल्का फुल्का भी? हाँ सर। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। हाँ, आगे थोड़ा पूरा। आना चाहिए। पूरे ओके, अच्छा सुनो, इसमें एक टर्म और होती है, दैट इज नोन एज स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। अब ये क्या है? जब एंगल छोटे होते हैं, मतलब जनरली थीटा की वैल्यू लेस देन 5 डिग्री ही मानते हैं हम लोग, ठीक है।
5 डिग्री 6 डिग्री, इससे कम एंगल्स की बात मानी जाएगी, सही। तब कुछ कुछ चीजें हमारे लिए जरूरी हो जाती हैं, उसमें ध्यान रखना कि एक पॉइंट ये होता है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, सब एक ही बराबर हो जाता है। और थीटा को याद रखना किस में रखना है, इन रेडियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियन मतलब वही पाई के टर्म्स में, पाई के टर्म्स में बताया था ना, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। क्वेश्चन है ये, ध्यान रखें। डिग्री में नहीं पुट करना है जब थीटा अकेला रहे, ध्यान रखना। टेन थीटा साइन थीटा तो चलो डिग्री रेडियन दोनों में निकाल सकते हो वैल्यू, लेकिन थीटा जब अकेला रह जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ किस में रखना है, हमें रेडियंस में ही रखना है, करेक्ट। और दूसरा जो पॉइंट है वो ये बोलते हैं कि cos थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 1 होता है। अगर tan थीटा और sin थीटा को भी डिग्री में निकालते तो कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, डिग्री में कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि वैल्यू तो आपको पता है। अब मैं तुम्हें sin 90 बोलूं या sin π/2 बोलूं, बात अलग है कि एक ही बात है, एक ही उसमें फर्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ऐसी बात बोलूं कि 90 और π/2 दोनों में न्यूमेरिकली बहुत फर्क है। एक 90 है और एक π/2, मतलब कितना हो जाएगा, 3.14/2 हो जाएगा। तो दोनों नंबर सेम है कि अलग बात है? अलग है। इसलिए फर्क पड़ता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब भी थीटा की बात अकेला रह जाए ना एंगल, तो उसमें ज्यादातर आप रेडियंस में ही चलने देना, ठीक है, डिग्रीज में नहीं लिया जाता, सही है। ये कब लिया जाता है, वन थीटा जब कैसा हो, स्मॉल। ये तभी कंडीशंस ट्रू है। ये दोनों कंडीशंस तब लगती हैं जब साइन थीटा टेन थीटा बराबर होते हैं, जब एंगल कैसा होता है, छोटा होता है। इसका रीजन पूछते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा एक्चुअली हुआ क्यों। तो ये सोचो, एंगल छोटा है, एंगल कैसा है, छोटा है एंगल। ये देखो, मान लो एक ट्रायंगल बनाते हैं अपन, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, चलेगा। सर हाँ बेटे, एक बार फिर से। क्या मतलब फर्स्ट नंबर सर। बेटा, अभी उसी चीज को प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, रुक जा, समझ जाएगी तुम, ठीक है। ये मैंने बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल देखते ही पता लग रहा है बहुत छोटा है। एंगल तो साला दिख भी नहीं रहा है, इतना छोटा। थीटा इज स्मॉल, स्मॉल है कि नहीं है बेटा, बता। हाँ सर, बहुत छोटा सर। हाँ ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री तो हो गई बेटा आराम से, 2 डिग्री के आसपास तो हो गई, 2-3 डिग्री। यस सर। हाँ, ये सोचो कि मान लो ये हो गया राइट एंगल, ठीक है। ये अपना क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी बेस हो जाएगा ये तो, ठीक। ये हो जाएगा अपना हिप्पोपोटामस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ध्यान से देखे तो परपेंडिकुलर बहुत छोटा है ना। और सोच, यस सर। बेस और हाइपोटेन्यूस में कोई फर्क नजर आ रहा है क्या, ज्यादा? ज्यादा नहीं। मतलब यू कैन से इफ थीटा इज स्मॉल, बेस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। अच्छा सर, ऐसे ही कुछ बात आया था 10 में कि जब हाइपोटेनस और बेस इक्वल होता है तो मतलब थीटा 0 डिग्री है। हाँ, अरे वो तो लॉजिकल है, लेकिन यहाँ एकदम बराबर नहीं है, एकदम बराबर नहीं है, कुछ तो फर्क है। इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ पे भी एक टर्म यूज हुआ है, देख, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, मतलब अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब सोच, थीटा स्मॉल है तो बेस और हाइपोटेन्यूस अप्रोक्सीमेटली बराबर है, और जो परपेंडिकुलर है ये बहुत छोटा है, आधा घंटा बाद। दिस इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अब सोच, साइन थीटा क्या लिखते हो बेटे, बोलो। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अच्छा, टेन थीटा क्या लिखते हो, P by B।
अच्छा ये सोचो कि बेस और हाइपोटेन्यूज तो अप्रोक्सीमेटली बराबर है, तो दिस कैन बी सिंपली रिटन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी तो लिख सकता हूँ अगर थीटा स्मॉल है तो। देन अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन व्हाट यू कैन राइट, इन दोनों की हेल्प से क्या लिखा जा सकता है कि साइन थीटा साइन और टेन टेन sin कोई theta फर्क is almost equal to 10. इक्वल। अरे कुछ समझ आ रहा है? हाँ सर, ये yes, पहला sir. अप्रोक्सीमेशन था, बुझा गया। ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था, ठीक है। इसको हम लोग थीटा के भी बराबर करते हैं, उसका रीजन ये है, क्या हुआ, इसको थीटा के भी बराबर हम लोग करते हैं, क्या रीजन है उसका, क्योंकि हम ये जानते हैं कि क्या मैं इसको एक तरह से एक छोटा सा सर्कल का हिस्सा मान सकता हूँ। ये एंगल थीटा करेक्ट, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, दोनों में कोई फर्क है क्या बेटा, बेस और हाइपोटेन्यूस में? बहुत थोड़ा No, पॉइंट sir. का। मतलब ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं मिला। थोड़ा सा। अच्छा इस परपेंडिकुलर लेंथ को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, याद करो आर्क लेंथ बराबर रेडियस इनटू एंगल, Yes, sir. तो रेडियस को h ले लो और एंगल कितना हो जाएगा, होगा नहीं होगा, परपेंडिकुलर को क्या h थीटा लिखा जा सकता है अप्रोक्सीमेटली? हाँ सर। तो सोच अगर परपेंडिकुलर h, सर हाँ बेटा सर ये नहीं समझ आया। सोच बेटा सोच, ये एक ट्रायंगल है, बहुत छोटा ट्रायंगल है, इसकी आर्क लेंथ और ये सीधी वाली लेंथ में कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताओ? सर सबको म्यूट करने बोलिए ना, बहुत आवाज आ रहा है। कौन है ये आवाज? तो फूक रहा है माइक में बार बार। Yes, sir. तो सभी शांत है, ओके। लिसन, देखो बेटा ये एक ट्रायंगल मैंने माना जिसका रेडियस ये मान सकते हो, क्या इसको एक आर्क की तरह माना जा सकता है? ये जो आर्क लेंथ है ठीक, और ये जो परपेंडिकुलर है, इनमें ज्यादा फर्क होगा क्या? No, sir. तो मतलब यू कैन sir. राइट कि परपेंडिकुलर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर्क लेंथ, ठीक है। और आर्क लेंथ को हम शायद लिखते हैं बेटा आर थीटा से, रेडियस इनटू थीटा से, ठीक है। Yes, sir. और रेडियस अपना क्या माना जा सकता है, या तो आप उसको परपेंडिकुलर भी मान सकते हो या तो बेस भी मान सकते हो, क्योंकि दोनों ही साइड्स बराबर थी हैं अप्रोक्सीमेट, तो दोनों ही रेडियस की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपना अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो गया बेटा, एच थीटा भी लिख सकते हो या फिर बेस थीटा के बराबर भी, ठीक है। तो यहां से अगर देखोगे तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, Hypotenuse. और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना होता है? परपेंडिकुलर बेस। साइन अच्छा नहीं सॉरी, ठीक है साइन थीटा, टेन Sin. थीटा सभी तो बराबर ही है इसमें केस में, साइन थीटा। तो देखो थीटा क्या साइन थीटा के अप्रोक्सीमेट आ गया, Yes, sir. इसलिए ये रिलेशन बोला जाता है कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली थीटा। इन तीनों में ज्यादा फर्क नहीं होगा, बहुत कम होगा जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। क्या कुछ समझ में आया? Yes, sir. sir. अच्छा सेम चीज दूसरे वाले के लिए सोचो, कॉस थीटा क्या लिखते थे बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, है ना। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के केस में सोचो बेस को क्या लिखा जा सकता है, बेस तो अपना डी ही था, हाइपोटेन्यूस को क्या लिख सकते हो आप, हाइपोटेन्यूस भी तो बेस के बराबर ही है, दोनों तो बराबर ही है। अरे हाइपोटेन्यूस बेस में फर्क है क्या, दोनों तो इक्वल ही है। देखो नो सर। ये देखो ये देखो, एक थीटा इज स्मॉल, बेस और हाइपोटेन्यूस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। नहीं है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ cos थीटा और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, दिस इज अप्रोक्सीमेटली बेस अपॉन बेस, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1। तो जब एंगल छोटा होता है तो cos थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है, ये फंडा। 1. तो ये दो स्मॉल एंगल के मेरे अप्रोक्सीमेशंस थे। क्या कुछ समझ में आया?
Yes, sir. Yes, sir. तो